आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलती है नई कृषि तकनीक के साथ साथ ग्रामीण भारत से जुड़ी तमाम जानकारियां। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की और देखते हैं क्या है आज विशेष। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-21 में प्रतिदिन 37 किलोमीटर राजमार्गों के निर्माण का नया कीर्तिमान बनाया। विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित एवं पद्मश्री प्रोफेसर रतन लाल का IARI के स्थापना दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य और पोषण संवेदी कृषि विषय पर व्याख्यान, संस्थान के पूसा समाचार का उद्घाटन और संस्थान के द्वारा विकसित धान की नई किस्म की लाइसेंसिंग। कैबिनेट ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में लागू करने को दी मंजूरी। फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को करीब 10,900 करोड़ रुपए मिलेगी सब्सिडी। अगले कई सालों में करीब 2.5 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। ट्राइफेड ने दादरा और नगर हवेली और दमन दीव प्रशासन के साथ किया समझौता। और अब खबरें विस्तार से। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-21 में प्रतिदिन 37 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण कर नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। आइए देखते से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-21 में प्रतिदिन 37 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण कर नया कीर्तिमान बनाया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पिछले कुछ वर्षों में देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में काफी प्रगति हुई है। मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-21 में प्रतिदिन 37 किलोमीटर राजमार्गों के निर्माण कर नया कीर्तिमान बनाया है, जो अभूतपूर्व है। सड़क परिवहन और राजमार्ग व MSME मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कल शाम MORTH के अधिकारियों को सम्मानित किया और प्रशंसा पत्र प्रदान किए। मंत्री ने कहा, ये अधिकारियों और अन्य हितधारकों के समर्पण और टीम भावना के साथ काम करने के बिना संभव नहीं होता। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धियां अभूतपूर्व है और दुनिया का कोई भी देश इसका मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। प्रमुख उपलब्धियां: पिछले 7 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 91,287 किलोमीटर से 1,37,625 किलोमीटर से 50% बढ़ गई है। वित्त वर्ष 2015 में 33,414 करोड़ रुपए से वित्त वर्ष 2022 में 1,83,101 करोड़ रुपए तक कुल बजटीय परिव्यय में वृद्धि हुई। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान 1 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के BP पाल ऑडिटोरियम में संस्थान का स्थापना दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित एवं पद्मश्री प्रोफेसर रतन लाल का मृदा स्वास्थ्य और पोषण संवेदी कृषि विषय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से व्याख्यान हुआ। समारोह में ICAR के महानिदेशक एवं सचिव डेयर डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के निदेशक डॉक्टर AK सिंह के साथ पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किसान अपने विचार साझा करने के लिए यहाँ मौजूद थे। तो आइए देखते से जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना बिहार के पूसा इलाके में हुई थी। इसी वजह से आज भी इसे आमतौर पर पूसा के नाम से ही जाना जाता है। 1936 में आई भयंकर बाढ़ में संस्थान की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद इसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। हर साल 1 अप्रैल को ये संस्थान अपना स्थापना दिवस मनाता है। समारोह में पूसा समाचार का शुभारंभ किया गया और चावल की किस्म पूसा बासमती 1692 को लाइसेंस प्रदान किया गया। आज के स्थापना दिवस समारोह में CMSC के निदेशक प्रोफेसर रतन लाल का मुख्य व्याख्यान रहा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। आपको बता दें कि पूसा संस्थान ICAR की निगरानी में ही संचालित हो रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के स्थापना दिवस समारोह पर आइए बात करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के DG डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर महापात्रा, स्वागत है आपका। ये जो स्थापना दिवस है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि 100 साल से ज्यादा लंबा सफर इसने तय किया है और अभी जिस तरह का प्रदर्शन है संस्थान का, इस अवसर पर खास तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का
इतिहास काफ़ी लंबा इतिहास है और ये इतिहास अत्यंत देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, कृषि शोध एवं शिक्षा के जगत के लिए अत्यंत सराहनीय और ये जो ज्वलंत इतिहास है, ये इतिहास पूरे देश में जितने बच्चे कृषि में आते हैं, पढ़ाई करते हैं, ये एक उत्साह की उत्सव और यहाँ के जो पढ़े हुए बच्चे विश्व स्तर पर अपना अपना जगह बना रखे हैं और विश्व का कृषि को ये गाइड कर रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं। आज जैसे डॉक्टर रतन लाल जिनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है, वो भी इस संस्थान के छात्र रहे हैं और जिस तरीके से विश्व स्तर में वो पूरा दिशा निर्देश मार्गदर्शन दे रहे हैं, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन के ऊपर जो चर्चा आज किए हैं और पूरे विश्व में कर रहे हैं, ये अत्यंत सराहनीय है। ये संस्थान का इतिहास का हिस्सा है, तो उसी हिसाब से संस्थान को काफ़ी लोग मानते हैं और आगे भी संस्थान का इस तरह का मान्यता रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पढ़ाई होती है, जिस हिसाब से यहाँ शोध होती है और शोध का जो नतीजा, जो प्रोडक्ट हमारे पास निकल के आते हैं, वो भी देश के लिए, देश के जो इकोनॉमी है उसको जो बढ़ावा देता है, समृद्ध करता है और हमारे जो खाद्यान्न उत्पादन में आज जो आत्मनिर्भर हुए और उसका सबसे ज़्यादा श्रेय इस संस्थान को जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का 116वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। आइए इसके बारे में बात करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर ए.के. सिंह। डॉक्टर सिंह, स्वागत है आपका और आपको बधाई भी, शुभकामनाएं भी। एक तरह से मील का पत्थर है ये कि 116वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, तो किस तरह से इस सफर को आप संस्थान के देखते हैं? जैसा कि आप जानते हैं, पूसा संस्थान की स्थापना सन 1905 में समस्तीपुर जिले में पूसा नामक गांव में हुई थी। 1934 में भयंकर भूकंप आने के कारण संस्थान को 1935-36 के दौरान नई दिल्ली स्थापित किया गया। तब से लेकर, शुरू से लेकर, स्थापना से लेकर के यह संस्थान देश में कृषि, शिक्षा, शोध और प्रसार के कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ है। 1958 में इस संस्थान को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, जिसमें हम आज 25 विषयों में पीएचडी और एमएससी की उपाधि छात्रों को देते हैं। इसके साथ साथ विभिन्न विधाओं में हम शोध का कार्य करते हैं, जिसमें प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन है, औद्यानिकी फसलें हैं, सब्जी की फसलें हैं, फल फूल की खेती है। इसके अलावे मौलिक अनुसंधान है, फसलों की उन्नत किस्मों का विकास है और सोशल साइंसेज में किस प्रकार से टेक्नोलॉजी को हम किसानों तक लेकर के जाएं, उसमें तमाम आयाम हैं। हमारे पास मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम है और उसके माध्यम से किसानों तक जा कर के जो तकनीकी ज्ञान है उनको देते हैं और उनकी आमदनी बढ़ाने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर सिंह, संस्थान का जो प्रदर्शन है वो जाहिर तौर पे बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद इस आयोजन में देश में और वैश्विक स्तर पर भी संस्थान को और बेहतर बनाने के लिए, उसकी रैंकिंग को और बेहतर बनाने के लिए काफ़ी चर्चा हुई है। तो किस तरह का रोड मैप आगे के लिए रहेगा संस्थान के सामने? जैसा कि आप जानती हैं, जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनको हम इस तरह के शैक्षणिक संस्थान जो मुख्य रूप से शोध के ऊपर आधारित हैं, और हमारा संस्थान कृषि शोध के ऊपर आधारित है, तो इसको हम मेरू के रूप में, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशनल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के रूप में इसको विकसित करेंगे। और यहाँ पे हमारा जो ये जोर रहेगा कि जो हमारे पास छात्र आते हैं उनकी इस तरह से उनका सशक्तिकरण किया जाए कि वो स्वरोजगार पैदा कर सकें, दूसरों को रोजगार दें। ये बहुत ज़रूरी है और कृषि को किस प्रकार से व्यवसाय के रूप में लेकर के अपनी आमदनी को बढ़ाएं। इसके साथ साथ इन नवयुवकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी किसानों को इकट्ठा करने में, फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी बनाने में, अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो जैविक खेती की बात हो, मसाले खेती की बात हो या हमारा औषधीय पौधों की खेती की बात हो, इन सब अलग अलग क्षेत्रों में फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी बना करके हम आय बढ़ा सकते हैं। यह संस्थान जो है मुख्य रूप से अगर आप देखें तो धान की किस्मों के विकास में, बासमती धान की किस्मों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आज करीब प्रति वर्ष देश को 25,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा का अर्जन
यहाँ की बासमती किस्मों के निर्यात से होता है। उसी तरह से संस्थान के द्वारा विकसित जो गेहूं की किस्में हैं उसमें 2967 है, HD 3086 किस्म है। इसकी खेती कुल मिलाकर के करीब 12 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में इस समय की जा रही है और देश के कुल गेहूं उत्पादन का करीब 60% हिस्सा 60 मिलियन टन जो है पूसा संस्थान की किस्मों के द्वारा आता है। इस तरह से संस्थान जो है और अलग अलग क्षेत्रों में जैसे पूसा STFR एक सॉयल टेस्टिंग फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन मीटर का विकास किया है, जिससे सॉयल हेल्थ कार्ड को बनाने में बहुत मदद मिलेगी और किसान अपने घर पे ही अपने मृदा के स्वास्थ्य की जानकारी ले सकता है। आज का जो हमारा व्याख्यान था, मुख्य अतिथि हमारे जो थे प्रोफेसर रतन लाल, जिन्होंने अपना भाषण दिया और उसमें सॉयल हेल्थ, प्लांट हेल्थ के ऊपर उनका विशेष जोर था और उसमें इस बात के ऊपर जोर देना है कि किस प्रकार से हम जो है मिट्टी की जैविक शक्ति, भौतिक शक्ति और रासायनिक शक्ति, इन तीनों का समन्वय बना करके हम मिट्टी के स्वास्थ्य को ठीक करें। अगर मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक होगा तो जो उसमें फसल उत्पादित होगी, जो अन्न पैदा होगा, उसके अंदर पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होगी। ऐसे अन्न को हम खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये वन हेल्थ कॉन्सेप्ट जो है उसमें मृदा से सब कुछ शुरू होता है, जलवायु तक इसी के ऊपर आधारित है और इसके ऊपर हमें विशेष रूप से जोर देने की आवश्यकता है। पूसा इंस्टीट्यूट IRI के फाउंडेशन डे पे एक यहाँ पर सभा हुई थी, उसमें उपस्थित हुआ हूँ क्योंकि जो सभा यहाँ पे हुई है फाउंडेशन डे के ऊपर, इसके अंदर जितने भी हमारे अलग अलग फार्मर हैं, जो भी हमारे पद्मश्री हैं, जो इनोवेटिव फार्मर हैं, उनके अलग अलग यहाँ पर एक सुझाव लिए जाते हैं भी खेती से रिलेटेड कौन किस तरीके से खेती कर रहा है। तो आज हमें यहाँ मौका मिला आने का और हमें हर तरीके की जो अलग अलग किस्मों की खेती कर रहे हैं फार्मर, उनके अनुभव जो हमें मिले, उनसे हम एक नई चीज़ सीख के यहाँ से जा रहे हैं। और उसके साथ साथ जो हम खेती करना चाहते हैं या मछली पालन करना चाहते हैं या डेयरी फार्म करना चाहते हैं, हर चीज़ जो है वो हर एक अलग अलग आदमी से जुड़ी हुई है। तो क्योंकि यहाँ पे जितने भी हमारे फार्मर किसान जो आते हैं तो हर आदमी के अलग अलग अनुभव जो लेते हैं, उनसे हमारे को एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। अगर हम जो प्रोग्रेसिव फार्मर है उनके जो अलग अलग अनुभव है, अगर उनके ऊपर हम अमल करके उन्हीं के तरीके से अगर काम करें तो मैं कहता हूँ ज़्यादा बेटर होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का 116वां स्थापना दिवस है। यहाँ इसमें 7 किसानों को यहाँ बुलाया है, किसानों की बात सुनी है, वैज्ञानिक भी बात यहाँ कर रहे हैं। पूसा का किसानों की उन्नति में अच्छा योगदान है। यहाँ से कई तरह के चावल की किस्में जैसे कि 1509, पूसा बासमती 1121 वैरायटी निकली है। इसी तरह अनाज और सब्जियों के बीज भी निकले हैं जिससे किसानों को फायदा हुआ है। मैं अगर आपकी अपनी बात करूं तो मेरा जो क्षेत्र है वो बासमती जो एक्सपोर्ट होता है उसका एक ऐसा एरिया है, ऐसा क्लस्टर है कि जहां बहुत ही उच्च गुणवत्ता की बासमती पैदा होती है। तो बासमती में जो IRI ने काम किया है, आज तक किया है, वो किसी दूसरे संस्थान ने नहीं किया है। तो उस माध्यम से हमारे एरिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। हम संस्थान से जुड़े तो उसका एक दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि वैज्ञानिक हमारे घर पे पहुंच गए। कहाँ तो हम किसान जाते थे सीखने के लिए, हमारी समस्या होती थी, तो अब वैज्ञानिक हमारे घर पे जा रहे हैं। तो किसानों का और वैज्ञानिकों का जो सुमेल आपस में मिल रहा है, उसके माध्यम से हमें एक प्लेटफार्म मिल रहा है जहाँ हम अपनी जो समस्याएँ वो साझा करते हैं, उसका निदान मिलता है। तो उससे हमारी तरक्की बढ़ जाती है। यहाँ हमारे को जो कृषि में तरक्की कर रहे हैं जो किसान, उनका सम्मान करने के लिए यहाँ पूसा ICR में बुलाया गया है और मैं यहाँ अभी हमारे को सम्मानित किया गया था। और सम्मान मिलने का कारण जो हमारे इस राजस्थान के जो बैकवर्ड एरिया है उसमें कोई सोच ही नहीं सकता था कि इन टीलों के अंदर जो धोरे होते हैं, वो जो आंधियाँ चलती थी, पानी की समस्या है, भाई यहाँ जो एक मिनी इजराइल का रूप बन करके उभरा है, वो हमारे राजस्थान के लिए बड़ी गर्व की बात है कि संजोग यूं हुआ कि 2012 में राजस्थान सरकार ने एक मंत्री समूह मंडल इजराइल भेजा था, उसमें मैं भी था। और वहाँ जो तकनीकी ज्ञान, जो तकनीक आधारित संरक्षित खेती होती थी, उसी को सीख करके हमने अपनाया और हमारे आस पड़ोस के लोगों ने भी इसको अपनाया। पानी की कमी थी,
पानी का जरिया भी हमारे को उसी पोलिया उससे मिल गया कि जो पोलिया उसके ऊपर का जो बरसात का पानी होता है उसको हमने पौंड बना करके उसमें इकट्ठा किया और उसी को हमने बूंद बूंद सिंचाई के माध्यम से वापस फसल में आवश्यकता अनुसार काम में लिया। जो एक पानी की जो समस्या थी उस समस्या से हमारे को निजात मिली और निजात के साथ में हमारे को वो इज्जत और वो सम्मान मिला जो मेरे हिसाब से आज राजस्थान के किसानों को मेरे हिसाब से आज से पहले नहीं मिला होगा। ये सम्मान करने से जो किसान अच्छा कर रहा है उससे एक उमंग एक उत्साह बढ़ता है किसान का। और जो यहाँ प्रगतिशील किसान हम 10-12 किसान बुलाए हैं, आपस में शेयर करने से हम एक दूसरे से जो उससे भी हमारे को काफ़ी लाभ मिलता है। जो अच्छा कर रखा है कुछ हम कर रहे हैं, अपनी बात बताएंगे वो भी बताएंगे, तो इस तरह से जो ना किसान और आगे बढ़ सकता है। और वैज्ञानिकों के साथ में बैठने से उनका अनुभव, कुछ किसान खुद जो है अपना नया कर रहा है उसका अनुभव, तो दोनों का साझा होने से और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि किसान भी तो एक प्रैक्टिकल साइंटिस्ट है। और भी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारा खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में 10,900 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। सरकार के इस फैसले से फूड प्रोसेसिंग उद्योग का फायदा होगा और इसके साथ ही किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री PLI फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में 10,900 करोड़ रुपए इंसेंटिव या सब्सिडी के रूप में देने को मंजूरी प्राप्त की। किसानों के लिए विशेष करके आगे आने वाले वर्षों में नए आमदनी बढ़ाने के तरीके ढूंढे, उसके लिए ये निर्णय लेके एक फिटिंग ट्रिब्यूट टू आवर फार्मर्स, फिटिंग ट्रिब्यूट टू द अन्नदातास, जिन्होंने कोविड वर्ष होने के बावजूद इस देश में जो उपज है कृषि क्षेत्र की, उस उपज को बढ़ाया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि एग्री उत्पाद के निर्यात को 6 लाख करोड़ तक जरूर ले जाएंगे। इसका सीधा लाभ किसानों, मछुआरों और राज्यों को मिलेगा। स्वाभाविक रूप से नए कृषि कानून जब पास हुए तब एक विशेष जो हम सबके मन में चिंता थी वो थी कैसे किसानों की आमदनी बढ़ाई जाए और क्या नए मार्ग खोले जाएं जिससे किसानों की आमदनी बढ़ सकती है। और आपने देखा होगा, और इसके बारे में माननीय तोमर जी आज वो आसाम में हैं कैंपेनिंग के लिए, इसलिए आई एम स्टैंडिंग इन फॉर हिम। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय तोमर जी ने लगातार इस बात की चिंता की है कि किसानों के जो विकल्प आज के दिन उनके पास मौजूद है, जो ऑप्शंस हैं, उसको पूरी तरीके से बरकरार रखते हुए क्या हम कोई और विकल्प दे सकते हैं जिससे किसानों का आमदनी भी बढ़े, रोजगार के अवसर भी बढ़े
विशेष तौर पे निवेश हो। ट्राइफेड ने दादरा और नगर हवेली साथ ही दमन दीव प्रशासन के साथ समझौता किया है। इस समझौते से ट्राइफेड आदिवासियों की आजीविका में सुधार लाने की दिशा में काम कर रहा है। आइए देखते हैं क्या है इसमें खास। वन धन योजना के लिए एमएसपी के कार्यान्वयन पर जोर। ट्राइफेड ने दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव प्रशासन के साथ समझौता। एमएफपी योजना और वन धन योजना के लिए एमएसपी के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुए हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत ट्राइफेड ने किया करार। ट्राइफेड ने आदिवासियों की आजीविका में सुधार लाने और आदिवासी सशक्तिकरण की दिशा में कर रहा है काम। इस समझौता ज्ञापन के तहत एमएसपी और एमएफपी के लिए विपणन तंत्र को केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया जाएगा। इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए इस केंद्र शासित प्रदेश में एक वन धन विकास केंद्र स्थापित करने की योजना है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एमएफपी 1 के लिए एमएसपी एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य वन उपज इकट्ठा करने वाले आदिवासियों को उचित पारिश्रमिक और उचित मूल्य प्रदान करना है। वन उपज इकट्ठा करने वाले आदिवासियों को जो उचित मूल्य प्रदान किया गया है, वो उनकी कुल आय की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक है। इससे उनकी समग्र आय में वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष आदिवासी अर्थव्यवस्था में 3000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। जनजातियों के लिए स्थायी आजीविका के निर्माण की सुविधा के लिए वन धन केंद्रों की स्थापना अहम है। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खास कार्यक्रम जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा अग्रणी संस्थान है। यहाँ के संयुक्त निदेशक विस्तार डॉक्टर BS तोमर ने सब्जी फसल पालक की उन्नत किस्मों और बीज उत्पादन के लाभ के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आइए जानते हैं क्या कहा उन्होंने। किसान बहनों भाइयों, ना सिर्फ सब्जी फसलों की हम बात करें बल्कि हरी पत्तेदार सब्जियों की भी अगर बात की जाए, इनके ज़रिए भी काफ़ी फ़ायदा जो है हमारे किसानों को होता है और बड़े पैमाने पर इनकी खेती की जाती है। लेकिन इनकी उपलब्धता के लिए हमारे पूसा स्थित शाखा विज्ञान संभाग किस तरीके से काम करता है, कैसे बीज उत्पादन जो है गुणवत्तापूर्ण हो ये सुनिश्चित करता है, इस बारे में और जानकारी के लिए आइए बात कर लेते हैं संभाग के अध्यक्ष डॉक्टर BS तोमर से। डॉक्टर तोमर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि हरी पत्तेदार सब्जियों में कई सब्जियाँ आती हैं, उन्हीं में से एक है अगर पालक की हम बात करते हैं, क्योंकि अमूमन ना सिर्फ पोषण के लिहाज से भी अगर देखा जाए, स्वास्थ्य के लिहाज से भी देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है पालक की फसल। लेकिन किसानों को आर्थिक रूप से और अच्छा मुनाफा दे सके इसके लिए ज़रूरी कि उन्नत बीज उनको दिया जाए। क्या स्थिति आप देखते हैं इसकी? देखिए, शासकीय विज्ञान संभाग ने पिछले कई वर्षों में, दशकों की बात करें तो हमने देश को पालक के अंदर 3 किस्मों को उपलब्ध कराया, जिसमें ऑल ग्रीन, पूसा भारती और पूसा ज्योति, ये 3 पालक की किस्में हैं। इसी तरह से हमने साग सरसों में पूसा सागवन का विकास किया, मेथी में पूसा अर्ली बंचिंग है, कसूरी मेथी है। अगर हम बात करें पत्तेदार सब्जियों में चुलाई
पूसा लाल चुलाई और पूसा किरण और पूसा कीर्ति, ये किस्में हमारे संभाग के द्वारा विकसित की गई। और इनके पीछे हमारी जो सोच थी ये थी कि जो हमारे पोषण विशेषज्ञ हैं ये अपनी रिकमेंडेशन करते हैं, सिफारिश करते हैं कि हमें प्रतिदिन 125 ग्राम पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो कोई भी खाने के लिए एक ही तरह की पत्तेदार सब्जी को ना तो हम पूरे साल उगा सकते हैं और ना ही उसको रोज़ाना खा सकते हैं, इसलिए हमारे खान पान में विविधता की आवश्यकता है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे संभाग के द्वारा पालक में, मेथी में, साग सरसों में और इसमें चौलाई के अंदर पत्तेदार सब्जी किस्मों का विकास किया, जिसमें पालक की आल ग्रीन एक किस्म है जो अखिल भारतीय स्तर पर इसका विमोचन हुआ है। 1975 में इसका विमोचन हुआ था और तब से ये पूरे भारत के हर राज्य में अगर पालक की खेती होती है तो उसमें पूरा योगदान है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का कि उन्होंने इन उन्नत किस्मों को दिया और ये किस्में आज देश के कोने कोने में उगाई जा रही हैं। तो इसका हम गुणवत्ता बीज किसानों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इस दिशा में हमारा संभाग ब्रीडर सीड पैदा करता है। ब्रीडर सीड को पैदा करके हम राष्ट्रीय बीज निगम को और दूसरी प्राइवेट कंपनियों को या किसानों को उपलब्ध कराते हैं ताकि किसान उसको आगे वृद्धि करके दूसरे किसानों को उपलब्ध करा सकें। राष्ट्रीय बीज निगम का इसमें विशेष योगदान रहा है और प्रति वर्ष राष्ट्रीय बीज निगम 2,500 से 3,000 क्विंटल पालक की आल किस्म का बीज का विपणन करता रहा है। और हमने भी अपने संभाग में संस्थान के माध्यम से व्यवसायीकरण के लिए कई MOU साइन हुए हैं ताकि किसानों को ये गुणवत्ता का बीज जाता रहे। जब किसान भाई गुणवत्ता बीज पैदा करता है तो उनको 2-3 बातों को हम कहते हैं ध्यान रखना चाहिए। पालक एक परपरागित फसल है और इसमें परागण का माध्यम हवा होती है और इसका जो मुख्य दुश्मन है, मैं कहूँगा दुश्मन है जो कंटामिनेंट हो सकता है, वो है जंगली पालक। तो अपने खेत के आसपास में जंगली पालक ना उगने दें या पृथक्करण दूरी के अंदर भी आप पालक पे निगरानी रखें, उसको ना उगने दें क्योंकि आपस में क्रॉस करके आपके किस्म की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। दूसरी बात है जब फसल पुष्पन की अवस्था में होती है तो इसका तना कमज़ोर होता है और ऊपर जब बाहर हो जाता है गिर जाता है और उसके बाद कटाई में बड़ी कठिनाई होती है, लेबर ज़्यादा लगती है या जो अच्छी गुणवत्ता का बीज है वो झड़ जाता है। ऐसे में एक कटाई जब हम पालक की बुआई करते हैं बीज उत्पादन के लिए तो कम से कम 1 और अधिकतम 2 कटाई हमको करनी चाहिए ताकि उसकी वृद्धि को नियंत्रित किया जा सके। और पानी की सिंचाई की संख्या को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। जब तेज़ हवा होती है उस दिन जो है हम पानी ना लगाएं, अगर तब पानी लगाते हैं तो इसके गिरने की संभावना गिर जाता है तो उससे बीज उपज में भी कमी आती है, बीज की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है और काफ़ी बीज ज़मीन पे गिर जाता है। तो इन बातों को अगर हमारे किसान भाई ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से वो पालक का बेहतर गुणवत्ता का बीज बना सकते हैं। और हमारा ये मानना है कि 1 हेक्टेयर से किसान 25 से 30 क्विंटल तक पालक का बीज ले सकता है और उसकी 2 कटाई भी ले सकता है, जिससे उसकी उत्पादन की जो लागत है वो पत्तियों की बिक्री से निकल जाती है और बाकी बीज उसको उसके लाभ का माध्यम बन जाता है। जी, तो यहाँ देखिए डॉक्टर तोमर ने हमें बताया किस तरीके से जो पालक का बीज है उसका आप ना सिर्फ कैसे आप कोशिश कर सकते हैं कि अच्छी उपज उसके ज़रिए आपको मिले, बल्कि अच्छे बीज के लिए आपको किन बातों का यहाँ ख्याल रखना होगा। इसी के साथ ही आज के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात नए अंक में नई जानकारियों के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।